नमस्कार। चर्चा में आज का स्वागत है आपका। आज मुद्दा किस तरीके का है, क्योंकि आज बीजेपी ने रामपुर की लोकसभा सीट के लिए और आजमगढ़ की लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब घोषणा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा की सीटों पर। हालांकि अभी 2024 बहुत दूर है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इस तरीके से कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं अगर आप अगला कदम देखें तो आज इन चुनाव की तुलना 2018 के उन चुनाव से हो रही है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 चर्चित सीटों पर उपचुनाव हुए थे। मैं बात कर रहा हूं फूलपुर और गोरखपुर की सीटों के लिए। फूलपुर वो सीट जहां से केशव प्रसाद मौर्य विधायक बगल की सीट सिराथू से आए थे और फिर बाद में वहां सांसद हो गए थे। जब वो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए गए तब उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब इस्तीफा देना पड़ा लोकसभा की सीट से तो वहां पर उपचुनाव हुआ। गोरखपुर की सीट से इसी तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ 98 से चुनाव जीतते आ रहे थे। वो एक बार फिर 2014 में जीते थे और उसके बाद उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। हालांकि काफी लंबा वक्त लिया दोनों नेताओं ने इस्तीफा देने में, क्योंकि तब भी बाई इलेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी। अब इस प्रक्रिया के दौरान जब उत्तर प्रदेश में 2 ये बड़े चुनाव हुए और उन चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। हार करारी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नई नई सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। ये दोनों नेता, एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, एक डिप्टी सीएम का क्षेत्र था, एक के पास पीडब्ल्यूडी जैसा ताकतवर विभाग था जिसे तमाम सारे विधायकों, तमाम सारे व्यवस्था का जो है संचालन संयोजन किया जा सकता था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक मजबूत प्रशासनिक छवि वाला नेतृत्व जो है उनका। तो अब इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद पार्टी दोनों चुनाव हार गई। फिर बाद में कैराना का भी चुनाव हुआ और वहां पर भी हुकुम सिंह जो तब सांसद हुआ करते थे उनका निधन हो गया और उसके बाद फिर वहां बाई इलेक्शन हुआ। उस सीट पर भी जो है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीत गया। अब इन चुनावों का महत्व क्यों है? एक तो सीएम और डिप्टी सीएम की सीट हार गई पार्टी, ये बड़ी बात थी 2018 और 2019 का चुनाव होना था। और दिलचस्प बात यह थी कि इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर दिया। यहीं से नींव पड़ गई समाजवादी पार्टी और बीएसपी के आगामी गठबंधन की। ऐसा नहीं है कि बदले में बीएसपी को कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट आप ये कहें वो 2 सीटें, अगर वो 2 जीत आप किनारे निकाल दें इस गुणा गणित में, राजनीति के समीकरण में, तो बेनिफिट में बीएसपी रही। बाद में उसको राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी ने उसके उम्मीदवारों की मदद की। ये बात अलग है कि वो चुनाव जो है वो गड़बड़ हो गया और मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोप कर लिया, उनको बच्चा तक कह दिया, ये तक कह दिया कि अभी वो परिपक्व होना उनका बाकी है। हालांकि फिर भी दोनों लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़े। लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को थोड़ी बेहतर सफलता मिली समाजवादी पार्टी की तुलना में, लेकिन गठबंधन फेल हुआ। महागठबंधन जिसका एक्सपेरिमेंट एक बार फिर हुआ था, जिसको कहा जा रहा था कि जो है एक मंडल की सियासत यानी जातियों का एक समीकरण जो है वो अगर इकट्ठा होगा तो क्या वो बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है उसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम सारे नेता जो है जीत करके लोकसभा में पहुंचे और बड़ी जीत बीजेपी को मिली। अब सबसे बड़ी बात क्या थी? इन तमाम सियासी माहौल के बीच में जिस बदलाव को लेकर के सबसे ज्यादा बात हो रही थी, वो बदलाव अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए और 22 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और आजम खान भी चुनाव लड़ रहे थे। दोनों जीत करके आ गए और दोनों की जो लोकसभा सीटें थी जो उन्होंने 2019 में जीती थी, यानी आजमगढ़ अखिलेश यादव और रामपुर से मोहम्मद आजम खान, वो दोनों सीटों से दोनों ने इस्तीफा दे दिया। ये बात अलग है कि उसके बाद दोनों के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए, रिश्ते बहुत खराब हो गए और उसका नतीजा ये रहा कि बड़ी मुश्किल से अभी भी औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो रामपुर से उम्मीदवार होंगी और सुशील आनंद जो बलिहारी बाबू के बेटे हैं वो आजमगढ़ से अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। निरहुआ दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सामना करेंगे। पहले वो अखिलेश यादव का भी सामना 19 में कर चुके हैं। अब वो एक बार फिर बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव की उस सीट को वापस बीजेपी के पाले में लाने के लिए वही चेहरा होंगे। दूसरी तरफ रामपुर में पार्टी ने जो है आजम खान के ही एक बेहद करीबी लोधी समाज के एक पूर्व एमएलसी को टिकट दे दिया है।
घनश्याम लोधी आजम खान के बेहद करीबी थे और कई बार लोग वाकया सुनाते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका पर्चा लेकर के हेलीकॉप्टर गया, इतना रसूख था, इतना करीबी थे वो आजम खान के। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई इस वक्त चल रही है। फर्क बस इतना ही है कि पिछली बार की लड़ाई में सत्ता पक्ष की साख दांव पर थी, इस बार विपक्ष की साख दांव पर है। तब सत्ता पक्ष के स्ट्रांग होल्ड में विपक्ष ने सेध लगाई थी कि आपकी बार सत्ता पक्ष विपक्ष के स्ट्रांग होल्ड में सेध लगा पाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनमानस के मन में चल रहा है। राजनीतिक हलकों में जो लोग विश्लेषण करते हैं, समझते हैं इन चीजों को, उनको जरूर ये समझ में आ रहा होगा कि काफी कांटे का मुकाबला होना है। यहाँ पर पूरी सरकार लगी होगी, पूरी मशीनरी लगी होगी और उसके खिलाफ ये ठीक है, आजमगढ़ में सारी सीटें विधानसभा की जीत गया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, लेकिन तब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, एक वोटों का समीकरण था जो अखिलेश यादव के साथ था, उस जिले में वो मुफीद बैठता था उनके साथ, सबको लगता था उनकी सरकार आएगी, लेकिन सरकार नहीं आई। रामपुर की सियासत भी अखिलेश यादव और आजम खान के ही इर्द गिर्द चलती है, समाजवादी पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी में ही अगर आपस के रिश्तों में तलखी है तो एकजुट होकर के चुनाव कैसे लड़ेंगे ये देखना होगा। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वहां से, देखना होगा। आजम खान चूंकि सेहतमंद नहीं है, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके पीछे चल रही हैं, अब वो कितनी ताकत लगा पाएंगे इन चुनावों के लिए, ये जरूर देखना होगा। और इसी तरीके से दूसरा विषय भी अगर आप देख लीजिए आजमगढ़ का, आजमगढ़ की लड़ाई नाक का सवाल है अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए। उनके पिता मुलायम सिंह वहां से सांसद रहे, वो खुद वहां से सांसद रहे। अब तो बहुत सारे नारे भी लग रहे हैं, निरहुआ ने तो प्रत्याशी घोषित होने से ही नारों की शुरुआत कर दी है। अब अखिलेश यादव, कभी अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी रहे निरहुआ, बहुत करीबी रहे, यानी अखिलेश यादव और आजम खान के करीबियों पर ही दारोमदार है बीजेपी को उन सीटों पर जिताने का। अब इस तरीके से भी ये बात कह सकते हैं। देखते हैं चुनाव के परिणाम किस तरीके के होते हैं। जैसे मतदान 23 जून को होना है, बेहद दिलचस्प है, मुकाबला देखना है। बड़े नेता वहां प्रचार करने के लिए जाते हैं या नहीं जाते। धन्यवाद।